तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो इतिहास में हम एक बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल काम की सीरीज़ बना रहे हैं और वो मुश्किल काम है प्राचीन भारत। तो एक तो इतिहास को याद रखना बड़ा मुश्किल, उसमें हम लोगों को बुखार आता है प्राचीन भारत में, आता है ना, किसी को टाइफाइड हो जाता है, किसी को मलेरिया हो जाता है एंसेंट हिस्ट्री में। अच्छा, एंसेंट हिस्ट्री में भी मौर्य, गुप्त या हर्ष या ले देंगे कनिष्क या विजयनगर, इसमें फिर भी हम थोड़ा सा अपने को सहज महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही, अब विद्वान साथियों की बात नहीं कर रहा मैं आम बुद्धि की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं ना संगम युग, तो बहुत सौ को ये नहीं पता कि संगम युग क्या है, संगम था क्या। उसके बाद वो कहता चेर चोल पांड्य। अच्छा, चेर चोल पांड्य को ले दे करके हम लोग ये याद रख लेते हैं कि किसका राजचिन्ह क्या था। जैसे गुप्तों का राजचिन्ह क्या था, हाँ, गरुड़ पक्षी। टीपू सुल्तान का राजचिन्ह था बाघ। मुगलों का राजचिन्ह क्या था, मुगलों का राजचिन्ह क्या था हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, मैं वीडियो रोक के इनको बताऊंगा, आप लोगों नहीं बता रहा। आप लोग अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुगलों का राजचिन्ह क्या था, उनका झंडा क्या था। या ठीक है, मुगलों का राजचिन्ह जो था हरा झंडा, और हरे झंडे के बीच में ये लोग कह रहे हैं शेर, लेकिन गलत कह रहे हैं। आप लोग बताइए, हैं कुत्ता, उगता सूरज, या यू आर राइट, बीच में सूरज था। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश बेटे। तो आगे चलें। अब खैर, तो हम ट्रैक से नहीं भटकते हैं, हम लोग जो जा रहे हैं प्राचीन भारत पर जा रहे हैं। अच्छा, प्राचीन भारत पर इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो हमने बना रखी हैं। इसको हमने सीरीज़ का नाम दिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जो बेसिक सी चीज़ें थी हमने उसको आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी मुझे यूँ लगा कि जो लोग कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, जैसे मान लीजिए आईएएस प्री निकाल चुके हैं या पीसीएस प्री निकाल चुके हैं, तो उन्हें तो ये चीज़ें पता हैं कि पल्लव कहाँ थे, चोल कहाँ थे, राष्ट्रकूट कहाँ थे, चालुक्य कहाँ थे, और कौन इनके जो राइन हैं इनका फाउंडर कौन था, सबसे पावरफुल इसका किंग कौन सा था, या कैपिटल क्या थी। जैसे जो चोल थे उनकी सबसे पहली कैपिटल क्या थी। कीर्ति मैम आए, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, फुरकान के पास आ जाओ। तो जैसे कीर्ति मैम बताएंगे आपको, जो चोल थे उनकी पहली राजधानी क्या थी, या उरैयूर, ठीक है ना। चोलों की जो संगमकालीन राजधानी थी, सबसे पहली राजधानी थी उरैयूर थी। तो देखो ये मेंस दे चुके हैं एक बार, इन्हें पता है ना। दूसरी राजधानी क्या थी विजयालय के समय में, या वेरी गुड, तंजौर या तंजावुर, तंजौर या तंजावुर, वह शाबाश, हाँ लग रहा भाई मैन दिया, ठीक है ना। दूसरी राजधानी थी तंजौर या तंजावुर, और एक मेंस वाला और बैठा हमारे यहाँ, प्रियंका पांडे। अब प्रियंका पांडे, आप मुझे बताएंगी कि राजेंद्र चोल ने ये राजधानी कहाँ बनाई थी उसके बाद, हाँ बोलें, हाँ वेरी गुड, गंगे कौंडचोलपुरम। वाह, मेरी क्लास तो बहुत स्मार्ट है भाई। गंगे कौंडचोलपुरम फिर राजधानी बनी, है ना। चोलों का मूल प्रदेश क्या था, तोंडे मंडल, है ना, कोंगू भी उसी में आता है। ओके, तो ये कुछ एक चीज़ें जो है, जैसे जो एडवांस का मतलब जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी, ये बात तो सही है कि आईक्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसी का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मैं आईक्यू की बात नहीं करता, मैं मानता हूँ स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार में उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन मेरे जैसे और आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें चीज़ें धीरे समझ में आती हैं। लेकिन जिन्हें चीज़ें धीरे समझ में आती हैं उनकी खास बात यह है कि फिर वो भूलते नहीं हैं, फिर वो चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो बहुत से लोग ऐसा नहीं है कि डल होगा, मंदबुद्धि होगा, जड़ होगा, मूर्ख होगा, स्लो लर्नर होते हैं ना। तो अब जैसे मैं शमा से पूछूं, शमा जो चोल एम्पायर था उसका फाउंडर कौन था, नहीं पता ना, तो उसको बता देंगे, नहीं, करिकाल, वेरी गुड, हाँ कीर्ति मैम शाबाश, क्या बात है। तो जो संगम युग था, शुरुआत में जो चोल एम्पायर था उसका फाउंडर था करिकाल। फिर जो है उत्थान का युग आया, तो उत्थान युग के युग में विजयालय उसका फाउंडर था। फिर महान राजाओं का युग आया। अब मुझे पांडे जी बताएंगे, महान राजाओं का युग जो होता है प्रियंका, किसके समय में शुरू होता है, कहते ना, सबसे पहले संगम युग, फिर अंधकार का युग, फिर विजयालय का युग, फिर अंधकार का युग, फिर महान राजाओं का युग। तो महान राजाओं का युग जो था चोल एम्पायर में किसके समय में शुरू होता है, प्रियंका पांडे बताएंगी। ऑप्शन दूं आपको, कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट, राजराजेश्वर, राजेंद्र चोल फर्स्ट, राजेंद्र चोल सेकंड, या राजराजा फर्स्ट। अरे वाह, क्या बात है यार, इसका मतलब वीडियो देखिए। तो राजा फर्स्ट, तो इतना घबरा के मत बोला करो, है ना, कॉन्फिडेंस से बोला करो। राजा फर्स्ट जो था, इसके समय में महान राजाओं का युग शुरू होता है। राजा फर्स्ट, फिर राजेंद्र फर्स्ट, फिर राजेंद्र चोल, फिर कुलोत्तुंग फर्स्ट, कुलोत्तुंग सेकंड, इस तरह के राजा जो थे। और आपको पता होगा अंतिम चोल राजा कौन था, आदित्य। तो खैर ये अब देखो ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं एकदम से इन चीज़ों को आपसे डिस्कस करूँ,
हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि अब जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं वो, और जो मेरे सामने मेरी क्लास में बैठे वो, हम लोग हाइब्रिड हो चुके हैं। हाइब्रिड का मतलब मिश्रित हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो IAS प्री निकाल चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, और मैंने सबको एक साथ बिठा रखा है, और वीडियो भी सभी के लिए एक साथ अपलोड हो रही है। तो इससे पहले की 3 सीरीज में मैंने बेसिक बताने की कोशिश की है, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हैं मुझे लग रहा है कि मुझे उन पर मैं फिर से डिस्कशन करूं, उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। तो जितने भी हैं ये चेर चोल चालुक्य हैं, है ना, राष्ट्रकूट है, सातवाहन है, वकाटक हैं, इनके बारे में, ये कहाँ थे, इनका ओरिजिन कहाँ था, अपने पीक पर ये कहाँ पर पहुँचे, इनकी कैपिटल क्या थी, है ना, क्या कोई ऐसा था जिसकी 2 कैपिटल थी, इसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर मैं आऊँगा, उसके बाद फिर बोर्ड पे आऊँगा। मैं बोर्ड पर इनसे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब मैं एक साथ लिखते हुए चलूँगा, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमण से। आपको पता होगा, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय का भारत, या महात्मा बुद्ध के समय का प्राचीन भारत, या महात्मा बुद्ध के समय में मध्य और उत्तर भारत की राजनीतिक और भौगोलिक दशा। देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। अब ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, भारत में परिवर्तनों का समय था। परिवर्तन का मतलब ये था कि 800 BC के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी, और 600 BC के आसपास लोहे का चलन आम हो गया था। और लोहे का हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है वो मगध में हुआ। मगध कहाँ रहा? ये मगध मैंने लिखा ना यहाँ पर, मगध। मगध कहाँ रहा? इसकी शुरुआत जो हुई थी बिहार बंगाल के आसपास से हुई थी, और धीरे 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 एक बार इसने पूरे भारत को कवर कर लिया था। तो अभी मगध की बात नहीं करेंगे। तो 600 BC के आसपास, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी के आसपास भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, और उनके पीछे लोहे की खोज का या लोहे के इस्तेमाल का बहुत बड़ा हाथ था। लोहे का जब इस्तेमाल बढ़ चला तो उसने खेतीबाड़ी को आसान किया। खेतीबाड़ी आसान हुई, अनाज की पैदावार बढ़ी। अनाज की पैदावार बढ़ी, हमें जो है पोषण भरपूर मिला, भरपूर पोषण मिला, हमारी प्रजनन क्षमता भी बढ़ गई। और इसी लोहे की खोज ने, अनाज की पैदावार ने, और छोटे मोटे उद्योग धंधे, क्राफ्टिंग वगैरह को बढ़ावा मिला, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिला, रोजगार को बढ़ावा मिला। तो लोगों के पास कुछ पैसा भी आने लगा और अनाज भी मिलने लगा। तो धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी, हष्ट-पुष्ट लोग भी आने लगे। अब जब उद्योग धंधे, शिल्प, चाहे वो कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हैं, है ना, मध्यम उद्योग हो, दीर्घ उद्योग, आज की शक्ल में आप देखोगे साहब वो राइस मिल लगा तो उसको तो मत ढूंढो आप। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हुई, वैसे वैसे राजा को टैक्स मिलने लगा। अब राजा अपने पास परमानेंट आर्मी रखने लगा, क्योंकि राजा को टैक्स ज़्यादा मिल रहा था। राजा को टैक्स ज़्यादा मिलने की वजह से उसकी इनकम बढ़ गई। अब वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा वो परमानेंट आर्मी रख सकता था, ठीक है। दूसरा, इस लोहे से और बेहतरीन हथियार बने। अब आज की तरह थोड़ी AK-56 राइफल थोड़ी ढूंढोगे उस समय में। उस दौर में जो भी टेक्नोलॉजी थी, बेहतर हथियार बनने लगे। उन हथियारों के और उस परमानेंट आर्मी के सहारे राजा जो थे एक से दूसरे राज्य पर हमला करने लगे। अच्छा, उस समय महात्मा बुद्ध के समय में हम लोग जो हैं साम्राज्य शब्द नहीं सुनते हैं, राज्य शब्द हम लोग नहीं सुनते हैं। वहाँ जन थे, ठीक है ना, वहाँ गांव थे, गांव मिलकर के कबीले बना रहे थे, कबीले मिलकर के जन बना रहे थे, और जन मिलकर के क्या बना रहे थे? महाजनपद। जब मैंने आपको आर्य संस्कृति पढ़ाई है उसमें ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया भी है, लेकिन थोड़ा सा रिकैप में कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अपने मुद्दे पे आऊँगा। तो आर्य आए, कबीलों में आए, कबीले आपस में मिले, जन बन गए, ठीक है ना। चाहे वो स्वेच्छा से मिले, वैवाहिक संबंधों से मिले, या आसपास के कबीलों ने दूसरे कबीलों को हड़प लिया, कबीले मिलके बस जन बने। जन जो थे वो छोटे एम्पायर, फिर आ गए महाजनपद। आसपास के जन मिले, चाहे वो वैवाहिक संबंधों से मिले, दोस्ती से मिले या शक्ति से मिले, वो बन गए महाजनपद। तो इस समय हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय या ईसा पूर्व 600 शताब्दी के आसपास उत्तर और मध्य भारत में कुल 16 महाजनपदों की लिस्ट मिलती है। किसमें? बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। 16 महाजनपद। यही वो समय था जब भारत में विशाल साम्राज्यों का दौर शुरू हो गया था। और इसमें सबसे आगे कौन निकल गया? इस होड़ में सबसे आगे कौन निकल गया? आप तो ये समझो ना, वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। 20 टीमें, आने वाला T20 वर्ल्ड कप है ना, 20 टीमें खेलेंगी उसमें। USA और कहाँ पे होना है? USA और मैक्सिको में ना, वेस्ट इंडीज और USA में होना है। इस साल जून में जो T20 वर्ल्ड कप होना है क्रिकेट का, मेल का, वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होना है, ठीक है। 20 टीमें खेलेंगी। तो उन 20 टीमों में होड़ होगी ट्रॉफी को कब्जाने की, सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे अच्छी टीम बनने की, तो एक कोई जीतेगा। तो इसी तरह से आप ये देख रहे हैं ना, उत्तर भारत में मैंने 2-4 के ही नाम लिखे हैं, बहुत ज़्यादा के नाम नहीं लिखे हैं। 16 महाजनपद थे, इनमें आपस में होड़ थी,
आगे बढ़ने की, साम्राज्यवाद का युग शुरू हो गया था। आपको पता ही है कि मगध पर जो है सबसे पहला जो शक्तिशाली वंश बना वो बना था हर्यक वंश, जिसका फाउंडर था बिंबिसार। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मगध पे सबसे पहला जो शक्तिशाली राजा या सबसे पहला शक्तिशाली वंश जो बना वो बना हर्यक वंश, हर्यक जाति का था, उसका फाउंडर था बिंबिसार। ठीक है ना। तो बिंबिसार ने मगध के आसपास को इलाके को जीतना शुरू करा। उसके बाद उसी के जो है वारिस आए, उनमें था अजातशत्रु। वारिस का मतलब उसका बेटा था, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। तो अजातशत्रु जो था वो भारत में पहला साम्राज्यवादी राजा था। साम्राज्यवादी का मतलब होता है जो अपने इलाकों को लगातार बढ़ाता जाता है। आप लोग सुनते हो ना आर्थिक साम्राज्यवाद, राजनीतिक साम्राज्यवाद, तो उस समय जो था राजनीतिक साम्राज्यवाद था। तो अजातशत्रु ने अपने एम्पायर को जो है कि अनाप शनाप बढ़ाना शुरू कर दिया। उसको कहा जाता है भारत में पहला दुर्धर्षु साम्राज्यवादी। ठीक है ना, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने आसपास के इलाकों को जीतना शुरू कर दिया या आसपास के जनपदों को जीतना शुरू कर दिया। अब मगध पर हर्यक वंश का पतन हुआ। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, है ना। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश के समय में मगध जो था वो अपनी पावर के पीक पर था। किसके समय में? नंद वंश के समय में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नंद वंश के समय में भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी। कि मगध में कलिंग तक का इलाका, ये जो देख रहे हैं आप, उड़ीसा में कलिंग तक का जो इलाका था वो भी मगध में मिल चुका था। आप देखें तो यहाँ पर पंजाब में ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी है, पंजाब में ब्यास नदी है। ब्यास नदी से इधर ईस्ट में और इधर नर्मदा नदी तक, नर्मदा से भी पार आप निकल जाओ गोदावरी तक, और ये सारा का सारा उड़ीसा जिसे हम कहते हैं कलिंग, और आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, असम तक का बॉर्डर और नेपाल की तराई तक का इलाका, इसमें कुमाऊं गढ़वाल के जो पहाड़ी इलाके हैं वो शामिल नहीं है। ध्यान रखना, ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये बन गया अब मगध, ये सारा हिस्सा। नंदों के समय में नंद वंश का फाउंडर कौन था? महापद्म नंद, है ना। ये चीज़ें मैं पढ़ा भी चुका हूँ। जैसे मगध में जो पहला शक्तिशाली राजवंश था वो था हर्यक वंश। आ जाइए, इधर आ जाइए। मगध में जो पहला शक्तिशाली राजवंश था, एक बार रोक दीजिए, इनको सीटों की दिक्कत हो रही है, एक बार रोक दीजिए, क्लास में भीड़ बहुत हो गई। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, मगध की बात कर रहे थे नंदों के समय में। तो ये जो स्थिति है ये धननंद के समय की है। आपको पता है मगध में नंद वंश का जो फाउंडर था वो था महापद्म नंद। धीरे धीरे धननंद के समय में ये जो इलाका है, जितना इलाका आप देख रहे हैं, शायद रेड कलर इतना शो नहीं हो रहा होगा, ये सारा का सारा जो इलाका है ये मगध के कब्जे में आ गया था। अब हम लोग बार बार कर रहे हैं मगध 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 मगध। तो आज के बिहार और बंगाल के पास दो महाजनपद हुए, एक अंग और एक मगध, एक अंग और एक मगध। ठीक है ना। तो मगध जो था उसकी शुरुआत किन दो जिलों से हुई थी? और गया और भागलपुर। ठीक है ना, गया और भागलपुर, इन दो जिलों से शुरुआत हुई थी बिहार के मगध की, जो कि धीरे धीरे भारत में एक विशाल साम्राज्य बन गया, भारत का विशाल साम्राज्य बन गया। अब देखें, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना बेटे, ध्यान रखना, थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ, मेरी जो कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रहा, मैं तेज़ी से भी चलूँगा, अभी स्पीड भी दिखाऊँगा आप लोगों को। मेरी कोशिश ये है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएँ। मैं कहता हूँ ना कि जिस तरह से अकबर का काम किसने आसान किया? शेरशाह सूरी ने, है ना। अकबर का काम आसान किया शेरशाह सूरी ने। बाबर का काम किसने आसान किया था? लोदियों ने, है ना। भाई लोदियों ने, जो तुगलक साम्राज्य ढह गया था, तुगलक वंश ढह गया था, उसके बाद लोदी आए, खास करके सिकंदर लोदी के समय में उसने फिर से जो भी अफगान थे या तुर्क थे या राजपूत या अन्य जो भी छोटे मोटे सामंत इक़्तिदार या सरदार थे, राजवंश थे, उन्हें फिर से कुचल दिया था, फिर से दबा दिया था, और जो केंद्रीय सत्ता है उसके सामने सिर झुकाने को विवश कर दिया था। और सिकंदर लोदी के समय में फिर से जो आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक जो उन्नति थी वो हो गई थी, लेकिन फिर स्थिति डामाडोल होने लगी। लेकिन कुल मिला के जो बाबर के लिए ज़रूरी था, अगर देखो, अगर यहाँ पर राजपूत राजा सशक्त होते, तुगलकों के बाद राजपूत राजा पावरफुल होते, या और जो अफगान और तुर्क हैं वो पावर में बने होते अलग अलग, तो बाबर के लिए संभव ना था कि वो भारत में अपना एम्पायर बना लेता। लोग कहते हैं कि भाई राणा सांगा या आलम खां या कौन से खां हैं, उन्होंने इनवाइट किया, इसलिए बाबर सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, ये एक वजह थी, लेकिन उससे पहले जो लोदी जो राजनीतिक एकता दे गए थे उत्तर भारत में, खास करके पंजाब से बिहार तक और शिवालिक से विंध्याचल तक,
उसने बाबर का काम आसान किया, क्योंकि बाबर जब आया तो उसने जो गिने चुने किले थे उन्हें जीता। खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, इसमें उसने गिने चुने किले जीते, राजाओं को जीता, उसका काम आसान हो गया। क्योंकि ये केंद्रीय राजनीतिक शक्तियां थीं, ये जो शक्तियां थी ना केंद्रीय थीं और राजनीतिक शक्तियां थीं, इन्हीं के अधीन जो थे सब सामंत और जागीरदार थे। जब इन्होंने सरेंडर कर दिया या ये भाग खड़े हुए या ये मारे गए तो बाबर के सामने अब कोई नहीं रहा। लेकिन आप देखें बाबर के फेज़ में और हुमायूं के फेज़ में ये लोग फिर से पावरफुल हो गए। अब अगर ऐसे में अकबर को गद्दी मिलती तो शायद अकबर सफल ना हो पाता, लेकिन उससे पहले का जो अरसा है 6-7 साल का, शेरशाह सूरी का जो समय है, उसने फिर से उधर कहाँ से, उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान में कहाँ से, रोहतासगढ़ से, बंगाल में रोहतासगढ़ तक और शिवालिक पहाड़ियों से विंध्याचल तक उसने फिर से व्यवस्था कर दी। न केवल व्यवस्था की बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, सड़क है ना, सड़कों को मजबूत किया और जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है, उसको बेहतर किया। अब जब अकबर आता है तो उसका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो शेरशाह के वारिस थे उन्हें हराना, जो शेरशाह के वारिस सूर थे उन्हें हराना। और उसके बाद जो राजपूत, ऐसा नहीं राजपूतों का उन्मूलन तो कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ राजपूतों का नाश, अंग्रेज भी ना कर पाए, अंग्रेजों को भी उनसे समझौता करना पड़ा, अपनी अधीन रियासत बनाना पड़ा। लेकिन राजपूत जो थे कमज़ोर काफ़ी कर दिए गए थे शेरशाह के समय में, कुछ तो मार दिए गए थे और कुछों की सेना जो थी वो ख़त्म कर दी गई, तो अकबर का काम आसान हो गया। उसी तरह से मैं अपनी बात को यहाँ पर कंक्लूड करूँगा कि नंदों ने चंद्रगुप्त मौर्य का काम आसान कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो मौका मिला उत्तरी पश्चिमी भारत में, वो एक अव्यवस्था फैल चुकी थी, उसका मौका मिला। अव्यवस्था का मतलब समझते हैं, अव्यवस्था या अराजकता, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण था या राजनीतिक एकता ना थी। वजह क्या थी कि यहाँ पर हखामनी वंश कहाँ हुआ, ईरान में ना। हखामनी वंश कहाँ हुआ, ईरान में हुआ। ईरान का एंशिएंट ईरान का, आप महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 50 या 100 साल बाद ये अस्तित्व में आता है, ईरान में हखामनी वंश, ठीक है ना। ईरान में हखामनी वंश का जो फाउंडर था वो था साइरस सेकंड, हखामनी वंश का फाउंडर था साइरस सेकंड, और इसने भारत पर हमला किया था। भारत पर पहला जो विदेशी हमला था वो ईरान का था या ईरान के हखामनी वंश का था। ये हमलावर था साइरस सेकंड, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, यानी कि इसको हार के भागना पड़ गया था। इसने हमला जरूर किया था लेकिन इसका हमला सफल नहीं हुआ था। बाद में इसी के वंशज डेरिया फर्स्ट, जिसे भारतीय अभिलेखों में कहा जाता है दारा फर्स्ट, डेरिया फर्स्ट यूनानी लिटरेचर में, ईरानी लिटरेचर में, भारतीय लिटरेचर में या संस्कृत लिटरेचर में इसका नाम है दारा फर्स्ट। इसने हमला किया। इसका एक अभिलेख मिलता है जिसे हम कहते हैं नक्शे रुस्तम अभिलेख। सवाल आता है कि नक्शे रुस्तम अभिलेख किसका है, जैसे कहते हैं ना धौली पृथक धौली और जोगड़ अभिलेख किसका, अशोक का। तो उसी तरह से नक्शे रुस्तम अभिलेख किसका है, तो दारा फर्स्ट का है। दारा फर्स्ट जो था हखामनी वंश का था, इसी साइरस सेकंड का वंशज था। इसने हमला किया था। इसका एक नाम डेरियस फर्स्ट भी है, डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट, ठीक है ना। नक्शे रुस्तम अभिलेख से इसके हमले की, भारत पर हमले की जानकारी मिलती है और इसका हमला भारत में सफल रहा था, सक्सेसफुल रहा था। इसने इस एरिया में, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, इस एरिया में जिसे आप कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत, जिसमें शामिल था उस समय का महाजनपद कंबोज और गंधार। देखिए कंबोज और गंधार महाजनपद जो हैं ये मगध की सत्ता से बाहर थे, क्योंकि मगध की सत्ता जो थी वो यहाँ ब्यास नदी तक थी। ये देख रहे हैं ना ब्यास नदी, धन्नन के समय में यहाँ उत्तर पश्चिम में ये पीक पर था, इससे आगे ये लोग नहीं पहुँच पाए थे, ठीक है। तो जो ये आपका डेरिया फर्स्ट या दारा फर्स्ट है, इसने भारत पर पहला सफल विदेशी हमला किया था। पहला हमला भारत पर विदेशी हमला किसका था, साइरस सेकंड का, लेकिन ये हार गया, ये सफल ना हुआ, ठीक है ना। और भारत पर जो दूसरा विदेशी हमला था या पहला सफल विदेशी हमला था वो था डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट का। कहाँ से आया था ये, ईरान से आया था, है ना। इसने भारत में अपना एम्पायर कहाँ बनाया, कहाँ पर बनाया इसने अपने भारत में अपना, कंबोज और गंधार। अब ये जो देख रहे हैं ना कंबोज, ये उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर ये तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान के जो बॉर्डर है ना वहाँ का इलाका है ये। और गंधार ये भी पाकिस्तान में ही है, जो वर्तमान पेशावर उसके आसपास का इलाका है ना, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आप वजीरिस्तान भी कहते हैं, खैबर पख्तूनवा भी कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ के थे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, तो वो इलाका है गंधार। बहुत ही फेमस, अच्छा बहुत ही फेमस, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही समृद्ध महाजनपद था, या बहुत ही समृद्ध इलाका था ये। ऐसा क्यों, क्योंकि ये व्यापार के चौराहे पर था। इधर के व्यापारी, इधर के व्यापारी, उत्तर के व्यापारी, दक्षिण के व्यापारी, इधर जो है कि यूरोप के व्यापारी, मध्य एशिया के व्यापारी और भारत के व्यापारियों के बीच में ये बिचौलिया काम करता था। इधर चीन का जो सिल्क रूट आप जानते हैं ना,
चीन का जो सिल्क रूट था वो इसी गंधार से होकर के गुजरता था। यानी कि भारत, मध्य एशिया और भारत और यूरोप के बीच व्यापार का ये बिचौलिया या मध्यस्थ था, इसलिए ये काफ़ी फेमस था। आप देखना सिंगापुर, हांगकांग, सिंगापुर, हांगकांग, देखो भाई मालदीव, मॉरिशस तो अपने टूरिज्म के लिए फेमस हैं, लेकिन श्रीलंका, अब खैर श्रीलंका की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई है, लेकिन श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग ये या मलेशिया, ये जो देश है ना, इनके विकास का प्रमुख जो वजह है इस समुद्र में व्यापारिक रास्तों पर है, व्यापारिक रूट पर है। ये इनके विकास के लिए इन्हें एक स्वर्णिम अवसर के रूप में मिला, जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। तो उसी तरह से गंधार को मौका मिला था, ये भी व्यापारिक रास्तों पर था, व्यापारिक रूट पर था, तो एक पला बोलता था। तो इस पर सभी की नज़र रहती थी, चाहे वो भारतीय शक्ति हो या विदेशी शक्ति हो। तो खैर कुल मिलाकर के दारा फर्स्ट ने उत्तरी पश्चिमी भारत में गंधार और कंबोज को जीता, इसे अपने एम्पायर में या ईरानी एम्पायर में मिला लिया और इसे इसने बनाया ईरान का 20वां प्रांत। ठीक है, ईरान का 20वां प्रांत बनाया। तो इस तरह से भारत पर जो पहला विदेशी हमला था वो ईरानियों का था। अब इस हमले की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो था इंडो ईरानी शासकों का आधिपत्य हो गया। यहाँ पर कौन से शासक आ गए? इंडो ईरानी शासक आ गए। अब उसके बाद कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहा, इधर कोई नहीं आया क्योंकि मगध का जो था उत्कर्ष हो रहा था। नंदा बिंबिसार थे, फिर आया शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया। तो कोई भी जो विदेशी हमलावर था वो ब्यास नदी से आगे बढ़ा नहीं। या ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो था राजनीतिक डिसइंटीग्रेशन था। राजनीतिक डिसइंटीग्रेशन का मतलब है बेटा छोटे मोटे अलग अलग राजा थे, कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी जो सभी को कंट्रोल करता और एक बड़ी सेना लेकर के हमला करता, या जो विदेशी हमलावर थे उनका मुकाबला करता। छोटे छोटे एम्पायर थे, उनको जीतना बड़ा आसान था, इसलिए विदेशी हमलावर यहाँ पर सफल हो रहे थे। लेकिन इससे आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पर मगध का विशाल साम्राज्य बैठा था। समझ रहे ना? अलाउद्दीन खिलजी और क्या है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, इनसे ही बड़ी आर्मी जो थी उस समय धननंद की थी या नंदों की थी। अच्छा, उसी समय क्या होता है, यूनान में सिकंदर का पिता कौन था? फिलिप। सिकंदर का पिता कौन था? फिलिप, है ना? सिकंदर विश्व विजय की चाहत में निकला था, भारत की तरफ को आया था, ये कहानी सभी लोग जानते हैं ना। सिकंदर का जो रूप था, सिकंदर कहाँ से आया? यूनान से आया। सिकंदर यूनान से आया। तो सवाल आता है कि भारत पर दूसरा विदेशी हमला किसने किया? तो यूनानियों ने किया। सिकंदर का जो रूप था वो ये था। सिकंदर जब आया तो आपको यही पता है कि तक्षशिला में राजा कौन था वहाँ पर उस समय? आम्भी। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर का वेलकम किया था, बिना लड़े ही उससे दोस्ती कर ली थी और आगे भारत विजय में उसे मदद देने का वादा किया था। तो ये जो इलाका है ना जिस पर ईरानियों ने कब्जा कर लिया था, अब आता है जब सिकंदर, तो सिकंदर ने यहाँ से ईरानियों को मार भगाया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य का काम आसान कर दिया। देखो मैं कह रहा हूँ ना, किसने? सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो काम था वो आसान कर दिया। जैसे मैंने कहा ना शेर शाह ने अकबर का काम आसान कर दिया या बाबर का काम आसान लोदियों ने कर दिया, तो उसी तरह से जो सिकंदर का जो हमला था किसी के लिए अभिशाप रहा हो, लेकिन ये मौर्यों के लिए वरदान हो गया। कैसे वरदान हो गया? कि यहाँ पर जो पावरफुल ईरानी राजा थे उनको मार भगाया। इसके अलावा इन इलाकों में, सारे इलाकों में इसने कब्जा कर लिया। ये जो इलाके थे ब्यास नदी से इधर उधर, ये सारे इलाकों पर सिकंदर का कब्जा हो गया। आप लोग कहेंगे साहब राजा पोरस ने तो जमकर मुकाबला किया था, उसका राज वापस कर दिया था। राजा पोरस का राज वापस जरूर कर दिया गया था, लेकिन वो एक अधीनस्थ मित्रता थी। अधीनस्थ मित्रता का मतलब था कि अब हम आगे बढ़ेंगे और तुम हमें हमारी हेल्प करोगे। इस शर्त पर राज उसको लौटाया गया पोरस को कि अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो तुम हमारी हेल्प करोगे। ठीक है। अब सिकंदर ने यहाँ बहुत से किले बनाए, बहुत से शहर बसाए और जगह जगह अपने जो गवर्नर थे उनको अपॉइंट कर दिया। लेकिन अब बात की कहानी आप जानते हो, चाहे जो इस सीरीज़ के पहले पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया, दोबारा उसको मैं नहीं बताना चाह रहा, चाहे वो नंदों की सेना का डर रहा हो, चाहे उसकी आर्मी थक गई हो, या राजा पोरस की आर्मी ने जिस तरह से छकाया था सिकंदर की सेना को, उससे उसका मनोबल गिरा हो, जो भी वजह रही हो, सिकंदर भारत से वापस लौट गया। रास्ते में उसकी डेथ हो गई, है ना, टीबी से डेथ हो गई थी उसकी। अब जब उसकी डेथ हो गई तो उसके एम्पायर में जगह जगह बगावतें शुरू हो गई, है ना। उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, नियारकस था, एंटियोकस थे। तो जिसे जहां मौका मिला, जैसे हम लोग कहते हैं ना मुगलों के बाद, जैसे औरंगजेब की मौत के बाद जिसे जहां मौका मिला उसने वहां पर अपनी नवाबी घोषित कर दी, चाहे वो हिंदू राजा था या मुस्लिम राजा था। तो उसी तरह से जो यूनानी साम्राज्य था वो भी छिन्न भिन्न हो गया, ये आपस में लड़ने लगे और जो भारत के स्थानीय राजा थे उन्होंने उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है। तो अब इस तरह से क्या हुआ, यूनानी हमला हो गया। यूनानी हमला हुआ, भारत जो है कई सालों तक भारत जो है विदेशी गुलामी में रहा फिर से। लेकिन जब मौर्य आता, जस्टिन कहता है ना, जस्टिन क्या कहता है, जस्टिन की एक फेमस कोटेशन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सैंडो कोर्ट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था। जस्टिन का जो कोटेशन है ना, ये बताती है
जस्टिन कौन था? यूनानी इतिहासकार था। सिकंदर जब आया ना तो अपने साथ बहुत सारे थिंकर लेकर आया, जैसे महमूद गजनवी आया तो महमूद गजनवी के साथ उतवी भी आया, है ना, और फिरदौसी भी आया, और कौन आया? महमूद गजनवी के साथ और कौन आया? फिरदौसी और उतवी के अलावा अलबरूनी नहीं, हाँ अलबरूनी भी आया, ठीक है शाबाश, अलबरूनी भी आया। तो ये लोग जब आए ना तो इन्होंने भारत के बारे में लिखा, हालांकि अपना जो सुल्तान था उसी वाहवाही कर रहे थे, लेकिन उसकी वाहवाही करते हुए उसने भारत के बारे में लिखा। तो ये जो राइटर हैं उनसे भारत को जानने में हेल्प मिलती है। उसी तरह से जो यूनानी राइटर आए ना उनसे हमें भारत को जानने के लिए हेल्प मिलती है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो किताबें लिखी हैं ना उसमें घटनाओं का ब्यौरा दिया है और डेट वाइज जिस सीक्वेंस है ना कि भाई अब ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो इन्हीं यूनानी इतिहासकारों की वजह से पता चला कि हाँ भाई ये सेंडोकोर्स था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और इस समय वो गद्दी पर बैठा। अब चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है, अशोक आ जाता है। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में हमारी जो सीमा बन गई वो क्या बन गई थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी तक भारत पहुंच गया था। अब ये इतना ताकतवर एम्पायर था कि किसी की हिम्मत हुई नहीं भारत पर हमला करने की, ठीक है। उसके बाद जब मौर्य वंश टूटने लगा तो भारत पर किसने हमला किया था? इंडो यूनानियों ने। अब ये इंडो यूनानी क्या वाला हुए? ये जो इलाके हैं जहां पर अभी यूनानी बचे हुए हैं, यूनान के वो राजा जिन्होंने इस इलाकों पर कब्जा कर लिया है और यूनान से नाता तोड़ लिया। यूनान में सत्ता चाहे किसी की भी है, लेकिन इन्होंने अपना नाता यूनान से तोड़ लिया। देखो जैसे बाबर आया काबुल से, बाबर काबुल व फरगना से आया, है ना, हुमायूं आया। तो जितने भी मुगल थे वो सैद्धांतिक रूप से दावा करते थे काबुल यानी कि अफगानिस्तान हमारा है। कभी इनके हाथ में आया था तो कभी इनके हाथ से निकल जाता था। कभी इन्होंने अफगानिस्तान को या काबुल को बहुत सीरियस लिया नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो थे वो लोग जो यूनानी सिकंदर या और जो सेनापति थे सेल्यूकस वगैरह उनके जो साथ आए थे, उन्होंने अपना रास्ता, अपना वास्ता, अपना नाता यूनान से तो तोड़ लिया, लेकिन यहाँ जम गए, वो इन इलाकों में जम गए। इनको कहते थे हम इंडो यूनानी राजा या इंडो ग्रीक राजा या इंडो यवन राजा या हिंद यूनानी राजा या हिंद यवन राजा। जैसे ना जब चोलों ने चालुक्यों के इलाकों पर कब्जा कर लिया तो वो क्या कहलाए? चोल चालुक्य, है ना। जब सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश में भी घुसपैठ कर ली, सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश में भी कब्जा कर लिया तो क्या कहलाए? आंध्र सातवाहन। तो इसी तरह से बेटे अब ये हो गए इंडो यूनानी। लेकिन इंडो यूनानियों ने जो हमला किया ना भारत पे वो किया अशोक के बाद, जब अशोक कमजोर हो गया, मतलब अशोक की मृत्यु के बाद जब जो उत्तर भारत में जो विशाल साम्राज्य था वो टूटने लगा, उसमें टूटन शुरू हो गई। तो फिर इंडो यूनानी हमला करते हैं हम पे। इसके बारे में काफ़ी डिस्कस हो चुका है पहली सीरीज में, ठीक है ना। अच्छा, इससे आगे मैं यहाँ पर फिर से एक मैप बनाऊंगा, इस पार्ट को मैं यही रोकूंगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में चलूंगा और मैं बात करूंगा हल्का सा शकों कुषाणों के बारे में। लेकिन शकों कुषाणों के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में आपसे।